दोस्तों, आप लोग जो मेरे साथ में बहुत अच्छे तरीके से मेरी फैमिली की तरह मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को पता होगा कि जो हमारा पहले वाला चैनल डिलीट हुआ था, मैंने आप लोगों को उस चैनल के बारे में बताया था। लगभग 400 प्लस एपिसोड मैंने उस चैनल पर डाले थे। उसके बाद वो चैनल डिलीट हुआ था, लेकिन उसके बाद में जब हमने इस नए चैनल को बनाया तो इस चैनल के ऊपर भी तकरीबन हमारा जो आज के दिन का एपिसोड है, इसे मिलाकर टोटल 188 एपिसोड हो जाते हैं। यानी 400 एपिसोड हमने उस वाले चैनल पर सुनाए थे और लगभग 200 के आसपास लमसम में अगर हम लोग पकड़े तो इस चैनल पर हमने 200 के आसपास एपिसोड सुना दिए। और जो भी कहानी होती है, हर दिन नई कहानी होती है, हर दिन एक अलग तरीके की कहानी होती है। लेकिन दोस्तों, इन टोटल 600 एपिसोड की अगर हम लोग बात करें, 200 इस चैनल पर, 400 हमारे उस चैनल पर, इन टोटल 600 एपिसोड की अगर हम लोग बात करें जो मैंने आप लोगों को सुनाए हैं, इन 600 एपिसोड के अंदर अगर आप लोग देखते हैं तो लगभग 400 से 500 ऐसे एपिसोड होंगे कि जिन एपिसोड के अंदर आप लोगों ने देखा कि क्राइम होता है और क्राइम के पीछे मेनली जो सबसे बड़ी वजह निकल के आती है वो होते हैं अवैध संबंध। यानी एक शादीशुदा महिला के किसी गैर पुरुष के साथ में संबंध हो जाते हैं, या फिर कोई शादीशुदा पुरुष होता है तो उसकी किसी अलग महिला के साथ में शारीरिक संबंध हो जाते हैं। यानी कुछ पति पत्नी एक दूसरे के साथ में लॉयल नहीं रहते हैं, कुछ फैमिली में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और जितने भी क्राइम होते हैं उनके पीछे अवैध संबंधों की वजह निकल के आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली होती है, काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली होती है। इसीलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि अवैध संबंध इंसान शुरू में जब कर लेता है तो वो सोचता है कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, और वो जो कर रहा है शुरुआत में उसको काफ़ी अच्छा भी लगता है, मज़ा आता है। लेकिन उसको ये पता नहीं होता है कि जो अवैध संबंध हैं ये एक ऐसी बीमारी है, एक तरीके से इसे हम दीमक की तरह कह सकते हैं। जैसे दीमक हल्के हल्के लकड़ी को खोखला करती है, उसी तरीके से जो अवैध संबंध होते हैं ये इंसान के परिवार के जो रिश्ते होते हैं उन रिश्तों को हल्के हल्के खोखला करती रहती है। और एक ये ऐसी बीमारी होती है जो इंसान के परिवार को धीरे धीरे एक ऐसी बर्बादी की तरफ धकेलती है कि जिसका अंदाज़ा न उसने लगाया था, न उसे इन चीज़ों का अनुमान था। और दोस्तों, आज की घटना में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति जिसकी दुकान पर एक नौकर काम करता है, बैटरी की दुकान है इसकी, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लेकिन एक दिन जैसे ही ये अपनी दुकान से घर वापस आता है तो देखते क्या है कि इसकी जो पत्नी है ये उसके ही नौकर के साथ में आपत्तिजनक हालत में होती है। अब जैसे ही अपनी पत्नी को अपने नौकर के साथ में आपत्तिजनक हालत में देखता है, उसके बाद जो पूरी घटना होती है, यकीन मानिए दोस्तों, आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोग हैरान हो जाएंगे, आप लोग परेशान हो जाएंगे और आप लोग ये सोचेंगे कि आखिर इसमें नौकर की गलती है या फिर मालिकिन की, या फिर वो जो व्यक्ति है दुकान का मालिक, या फिर उसकी गलती है। बाकी दोस्तों, ये घटना सोचने पर मजबूर करेगी और इस घटना से बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी इंसान को कि इस तरीके का क्राइम या फिर इस तरीके के जो अवैध संबंध होते हैं ये इंसान को नहीं करना चाहिए। तो क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। अच्छा दोस्तों, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि कल के दिन जो हमारा एपिसोड था वो थोड़ा जल्दी आ गया था, क्योंकि कल के दिन मुझे एक शादी अटेंड करने जाना था और वाईफाई से ही वीडियो अपलोड हो पाता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो होता है। तो मैंने उसको लगभग 8:30 बजे के आसपास अपलोड कर दिया था। अच्छा, वो कहानी जो थी अवैध संबंधों से रिलेटेड नहीं थी, तो आप लोगों ने उस पर इतना अच्छा प्यार दिखाया कि टोटल व्यूज़ उस पर 350 हैं। बड़ी हैरानी होती है कभी कभी सोच कर कि इतनी मेहनत से वीडियोज़ बनाए जाते हैं, उसके बाद में अगर देखते हैं कि थंबनेल इधर उधर गड़बड़ है, तो फिर उसके बाद में अगर नीट एंड क्लीन थंबनेल है तो लोग उसको पसंद नहीं करते। खैर दोस्तों, आज की घटना शुरू करूं उससे पहले आप सभी लोगों से एक बार और कहना चाहूँगा, वो ये है कि आप लोगों के जो भी कमेंट्स हैं वीडियो के अंत में पढ़े जाएंगे। और आप लोग भी अगर कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि बातें बहुत सारी हो गई, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है, काफ़ी फेमस शहर है। इस शहर का नाम है इटावा। और दोस्तों, इसी इटावा के अंतर्गत एक जगह पड़ती है जसवंत नगर। और इसी जसवंत नगर में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम राजीव, अचानक से 6 सितंबर वाले दिन जब ये अपनी दुकान पर निकलता है तो उसके बाद में ये लौट कर नहीं आता है। अब जैसे ही घर परिवार वाले ये देखते हैं कि बेटा दुकान पर चला गया, अपने काम पर चला गया, तो घर परिवार वाले अपने कामों में लग जाते हैं, क्योंकि हर परिवार में थोड़े बहुत काम रहते हैं। अगर माँ है तो वो घर का काम करती है, पिता है तो वो बाहरी कुछ काम देखता है। घर परिवार के जो बच्चे होते हैं वो आमतौर पर जॉब नौकरी वगैरह ऐसे करते हैं, तो वो चले ही जाते हैं, अमूमन सुबह को जाते हैं, शाम को लौट के आ जाते हैं।
अब जब ये राजीव अपने घर से निकलता है तो पिता भी यही समझते हैं कि काम पर गया है, शाम को लौट आएगा। लेकिन जब शाम को आने का समय होता है तो उस वक्त तक राजीव लौटता नहीं है। अब पिता अपने बेटे का फ़ोन लगाता है। अब जैसे ही पिता का फ़ोन बेटे के मोबाइल पे जाता है तो उधर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। पिता सोचते हैं कि शायद बेटे का मोबाइल बैटरी लो हो गई हो, स्विच ऑफ हो गया हो, थोड़ी बहुत देर में आ जाएगा। लेकिन पिता का दिल था कहाँ मानता है। उसके बाद पिता बार बार मोबाइल ट्राई करते हैं, बार बार मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। अब पिता बहुत ज़्यादा परेशान, इसलिए पिताजी जो थे जहाँ पर ये लड़का काम करता था वहाँ पर फ़ोन करते हैं। जिस व्यक्ति के दुकान पर काम करता था उसका नाम था विकास पाठक, जो कि दुकान का मालिक था। अब विकास पाठक को फ़ोन किया जाता है, पता किया जाता है कि राजीव यहाँ से निकला है या नहीं है। तो विकास पाठक कहते हैं कि राजीव तो यहाँ से निकल गया। उसके बाद में अब पिता की परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए पिता अब गांव में निकलते हैं। जो जगह थी, जो इलाका था, जो जगह मैंने आप लोगों को बताई, जसवंत नगर, इसके आसपास जितने भी घर थे, जो भी दोस्त थे, उन सारे लोगों में पहुंचा जाता है। पता किया जाता है कि राजीव यहाँ आया है। लेकिन जितने भी दोस्त होते हैं, जितने भी जानने वाले लोग होते हैं, वो सारे के सारे यही कहते हैं कि साहब, या पिताजी से जो भी कहते हो वो उस समय, वो कहते हैं कि हमने तो तुम्हारे बेटे राजीव को नहीं देखा। अब पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब जब परेशान होता है तो रात भर ही अपने बेटे का इंतज़ार करता है। पूरा घर परिवार परेशान है। आस पड़ोस के मोहल्ले वालों को पता चलता है कि अभी तक राजीव घर पे नहीं आया है। तो आस पड़ोस के जो मोहल्ले वाले लोग होते हैं वो भी राजीव का हालचाल पूछने के लिए आते हैं। अब पूरा जो इलाका था, पूरी जो बस्ती थी, ये भी राजीव को ढूंढती है। लेकिन कहीं पर भी राजीव का पता नहीं चलता है। अब जैसे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, अगले दिन की सुबह होती है तो जो पिता थे ये दौड़े दौड़े भागे भागे इसी जसवंतपुर थाने में पहुंचते हैं। और थाने में पहुंचने के बाद में ये अपने बेटे राजीव की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। और रिपोर्ट लिखाते हुए ये कहते हैं कि मेरे बेटे को गायब किसी और ने नहीं, बल्कि ही उसके दुकान के मालिक, जिसका नाम विकास है, उसने किया है। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि शायद इसकी कोई दुश्मनी रही होगी, इस तरीके से नाम ले रहा है। लेकिन पुलिस वाले इस पूरे मामले को काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं और सबसे पहले उस राजीव की छानबीन शुरू करते हैं, जो कि बैटरी का काम करता था एक दुकान पे, जो कल शाम से लौट कर नहीं आया। तो सबसे पहले जो दुकान का मालिक होता है विकास, उसको बुलाया जाता है। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी दुकान से जो राजीव था ये कितने समय निकल गया था। तो वो बताता है कि अमूमन 6 से 6:30 बजे के आसपास वो निकलता था, इसी टाइम पे निकल गया। निकलने के बाद में कहाँ गया साहब, मुझे इस बारे में नहीं मालूम। उसके बाद में जो दुकान मालिक था विकास, उसके बयान दर्ज किए जाते हैं। और इधर पुलिस जो थी, जो गाँव में लोग थे जानने वाले, उन सब से पूछताछ करती है, गाँव में पहुँच जाती है। और गांव में पहुंचने के बाद में जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं उन सब से पूछा जाता है। कहीं पर कोई मिलने वाला हो उससे पूछा जाता है, या फिर कुछ उस इलाके में CCTV कैमरास होते हैं वो भी खंगाले जाते हैं। अब पुलिस हर स्तर से छानबीन कर रही थी। हर स्तर से छानबीन करने के बावजूद भी जो पुलिस के हाथ थे खाली थे। लेकिन इसी बीच में पुलिस को सूचना मिलती है कि यहीं पर एक इलाका है जो कि जंगल का इलाका पड़ता है, वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है। अब जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है कि डेड बॉडी मिली है, पुलिस दौड़ी दौड़ी भागी भागी उस डेड बॉडी के पास पहुँचती है। जैसे ही डेड बॉडी के पास पहुंचती है तो जो फोटोग्राफ्स दिया गया था उस पिता के द्वारा, जो होलिया बताया गया था, ये होलिया उससे मैच करता है। इसलिए तुरंत आनन फानन में उस पिता को भी इन्फॉर्म किया जाता है। पिता भी दौड़ा दौड़ा भागा भागा बेचारा वहाँ पर पहुँचता है तो देखता क्या है कि कोई और नहीं जो डेड बॉडी है, बल्कि उसका ही बेटा राजीव है। अब जैसे ही वो अपने बेटे राजीव को इस हालत में देखता है, तुरंत चीखें मार मार कर, दहाड़े मार मार कर रोने लग जाता है और बयान करता है कि उसके बेटे को किसी और ने नहीं, बल्कि जो दुकान मालिक है विकास, उसने ही उसके बेटे की हत्या की है। अब पुलिस वाले बड़ा हैरान थे, इसलिए सबसे पहले बारीकी से उस डेड बॉडी की पुलिस वाले समीक्षा करते हैं। और समीक्षा करने के बाद में उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेते हैं, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। दोस्तों, पुलिस जब डेड बॉडी की समीक्षा कर रही थी, डेड बॉडी को देख रही थी, तो ये प्रतीत हो रहा था कि उसके सर पर किसी भारी भरकम चीज़ से वार किया गया। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके शव को यहाँ पर लाके फेंका गया, यानी हत्या कहीं और की गई है और शव को कहीं और फेंका गया। अब जैसे ही पिता इस तरीके के इल्ज़ाम उस दुकान के मालिक पे लगाता है तो पुलिस वाले अब उस दुकान मालिक के ऊपर एकदम से खुटक जाते हैं, क्योंकि उसके जो बयान थे वो भी थोड़े बहुत तिरछे थे। लेकिन पुलिस छानबीन कर रही थी, पुलिस को ये क्या पता था कि मर्डर हो जाएगा। अब उसके बाद में सबसे पहले इस विकास को गिरफ्तार किया जाता है शक के आधार पर, और इसे सीधा पुलिस थाने लेके आया जाता है। अब दोस्तों, जैसे ही इसे पुलिस थाने लेके आया जाता है और पुलिस थाने लाने के बाद में जब इसे फ्रंट सीट पर बिठाया जाता है, और सीट पर बैठाने के बाद में जब पुलिस इससे पूछताछ करती है तो शुरुआत में तो ये जो विकास था ये इधर उधर की बातें बताता है, इधर उधर घुमाने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, पुलिस अब बहुत अच्छे से ये समझ चुकी थी कि जो राजीव का कत्ल हुआ है, उस कत्ल के पीछे कोई और नहीं, बल्कि यही दुकान मालिक विकास है।
अब पुलिस जब उसके ऊपर सख्ती दिखाती है तो उसके बाद में जो विकास था ये पुलिस के सामने टूटता है, और टूटने के बाद में तोते की तरह पुलिस के सामने जो कहानी सुनाता है, यकीनन दोस्तों वो कहानी बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली थी, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली थी। दरअसल जो विकास था ये बताता है कि साहब ये इसी जसवंत नगर का रहने वाला है, और इसी जसवंत नगर में इसकी एक बहुत पुरानी बैटरी की दुकान है। ये बैटरी इस तरीके की चीज़ें सेल करता है, और इसकी दुकान पर अक्सर काम ज़्यादा होता था, इसलिए इसे एक नौकर की तलाश होती है। अब जब राजीव उसके पास काम मांगने के लिए आता है तो ये उसको काम दे देता है। लगभग पिछले 10 सालों से राजीव उसकी दुकान पर काम कर रहा था, लेकिन राजीव जब उसकी दुकान पर काफ़ी ज़्यादा पुराना हो जाता है तो वो आए दिन अब उसके घर भी जाने लगा था। अगर कोई चीज़ मंगाना होती तो जो विकास था वो राजीव को घर भेज देता। अब राजीव जब इसके बहाने, काम के बहाने उसके घर जाने लगा था, तो वहीं पर जो विकास की पत्नी थी और जो राजीव था नौकर, इन दोनों की बातचीत शुरू होती है। तो शुरुआत में तो जो राजीव था वो मालिकिन से बहुत अच्छे से पेश आता रहा, लेकिन उसके बाद में वो मालिकिन की तरफ गलत नज़र रखने लगा। और उसके बाद में जो मेरी पत्नी थी वो भी कहीं ना कहीं राजीव की बातों में आ जाती है, और उसके बाद में इन दोनों के बीच में अवैध संबंध बनना शुरू हो जाते हैं। अब दोस्तों राजीव और उस दुकान मालिक यानी विकास की जो पत्नी थी, इन दोनों के बीच में जब अवैध संबंध बनना शुरू होते हैं तो अब आए दिन जो राजीव था ये उसके घर पे जाता और इन दोनों के बीच में वहाँ पर शारीरिक संबंध बनते। आज जब इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने लगते हैं, सारी चीज़ें होने लगती हैं, तो कहते हैं ना लोग कि ये जो इश्क का भूत होता है और ये जो जिस्मानी भूख होती है, जब इंसान नए नए इंसान के टच में आता है तो एक दूसरे से इतना ज़्यादा फ्रैंक हो जाता है, इतना ज़्यादा एक दूसरे की लत लग जाती है कि इंसान अब उसके बिना रह नहीं सकता। इसलिए जो विकास की पत्नी थी अपने ही नौकर राजीव से अब आए दिन फ़ोन पर बात करने लगती, उससे घंटों घंटों तक व्हाट्सएप पे चैट करती। अब कहते हैं ना दोस्तों कि जो इश्क और मुश्क होता है ये ज़्यादा दिनों तक छुप नहीं पाता, भले ही इंसान इसको कितना छुपा ले, कितना ही अंधेरे में रखने की कोशिश कर ले, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो इश्क और मुश्क इन दोनों चीज़ों को बहुत बेहतरी से समझ जाता है। अब उसके बाद में ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, इसके बारे में आखिरकार जो दुकान का मालिक होता है विकास, उसको अपनी पत्नी, नौकर और इन दोनों के बारे में पता चल जाता है, और उसके बाद में ये अपनी पत्नी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र भी रखता है। अपनी पत्नी से काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करता है, लड़ाई होती है, टकरार होती है, लेकिन उस समय तो पत्नी ये कह देती है कि उसके और उसके नौकर के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब जो विकास था दुकान मालिक, ये अपनी पत्नी और नौकर के ऊपर नज़र रखने लगता है। उसके बाद में ये अपने नौकर को किसी काम के सिलसिले में घर पर भेजता है, और लगभग 10 से 15 मिनट के बाद में ये पीछे से खुद आ जाता है। अब जैसे ही घर पर पहुंचता है तो देखता क्या है कि इसकी जो पत्नी है वो उस नौकर राजीव के साथ में आपत्तिजनक हालत में है। अब जैसे ही ये उसको इस हालत में देखता है तो वो राजीव के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा आग बबूला होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा डांटता है, फटकारता है, उसे वहाँ से भगा देता है, और उसके बाद में अपनी पत्नी से भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता है। अब ये सारी चीज़ें यहाँ से होती रहती हैं। उसके बाद में जो विकास था ये अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा समझाता भी है, उधर राजीव को भी कहता है कि तुम यहाँ दुकान पर काम मत करना, बल्कि दूर उसका एक वेयर हाउस है वहाँ पर चले जाओ और वहाँ पर काम करना। अब जो राजीव था वो उस दूर वेयर हाउस में चला जाता है, लेकिन कहते हैं दोस्तों इश्क और जो नया नया एक तरीके से शारीरिक संबंध बनता है तो इंसान को एक दूसरे की लत लग जाती है। उसके बाद में जो राजीव था और इस विकास की जो पत्नी थी उसके बावजूद भी ये लोग बाज नहीं आते, और जो विकास की पत्नी थी अक्सर उसको व्हाट्सएप पर कॉल करती, व्हाट्सएप पर चैट करने लगती। आखिरकार दोस्तों ये चीज़ें फिर से उजागर होती हैं और इस बारे में फिर से विकास को पता चल जाता है। लेकिन दोस्तों इस बार जब विकास को पता चल जाता है तो बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाता है, और इस बार ये फैसला करता है कि अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहेगा, बल्कि जो राजीव है उसको ही इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा कर देगा। उसके बाद में ये पूरी प्लानिंग करता है, और 6 सितंबर साल 2020 का ये वो दिन था कि ये अपने वेयर हाउस में पहुँचता है। उस समय राजीव जो था वो वहाँ पर काम कर रहा होता है, और ये अपने पास में एक हथौड़ा रखता है। पीछे से काम करते हुए राजीव के सिर पर एक ज़ोरदार प्रहार करता है, जिससे मौके पर ही जो राजीव होता है वहाँ पर गिर जाता है। उसके बाद में एक के बाद एक कई सारे हथौड़ों से ये उसके ऊपर वार करता है, जिसकी वजह से मौके पे ही उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद में डेड बॉडी को वहीं से फेंक कर 9-2-11 हो जाता है। उसके बाद में जब पिता का बेटा लौट कर नहीं आता है तो वो हैरान होते हैं, परेशान होते हैं। उसके बाद में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखाते हैं, और दोस्तों उसके बाद में पुलिस चंद ही घंटों के अंदर इस पूरे केस का खुलासा कर देती है। यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो सबसे बड़ी गलती जो किसी ने की तो वो की उस पति विकास ने, जिसने अपनी पत्नी के अवैध संबंधों में के विरोध में उस व्यक्ति का मर्डर कर दिया। और दूसरी जो सबसे बड़ी गलती की तो वो की उस पत्नी ने, जिसने अपने पति के साथ में गद्दारी की।
बल्कि जो वो व्यक्ति था उसकी भी गलती थी। उसने अपने मालिक की यानी कि अपनी मालकिन के साथ में ही इस तरीके के रिश्ते रखे। भले ही उन दोनों की इन चीज़ में गलती हो, लेकिन सबसे बड़ी गलती यहाँ पर विकास की है कि उसने एक व्यक्ति की हत्या कर दी, एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया। अब आप लोग इस पूरी घटना को, इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताएगा। और दोस्तों कल के दिन जिन लोगों के भी प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए हैं, इसमें 617 जी हैं, यानी अलिन सालुम के जी लिखते हैं, शाबिर जी कृपया करके राजनीति नेता की बयानबाजी से अपने चैनल को दूर रखें। ऐसी घटनाओं पर हर कोई अपनी रोटी सेकने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो भाई अनिल सालुंखे जी, कल के दिन क्राइम हुआ था, कोई राजनीति की वीडियो मैंने नहीं बनाई थी। क्राइम हुआ था, मर्डर हुआ था, तो उसको कवर किया था। हालांकि उस पर व्यूज़ कम आए, उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा भी हूँ, और कोई गलती हुई उस वीडियो में तो माफ़ी भी चाहता हूँ। उसके बाद में नासिर पठान जी हैं, लिखते हैं सर और 3 हार्ट बनाते हैं, भैया धन्यवाद। उसके बाद में शोएब खान हैं, लिखते हैं भाई वीडियोस थोड़ी बड़ी रखा करें। तो भाई मैं कोशिश करता हूँ कि जिस कहानी में लेंथ होती है, जिस कहानी में थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें होती हैं, वो ऑटोमेटिकली लंबी हो जाती है। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है सुनील त्यागी जी का है, लिखते हैं भाई साहब नमस्कार भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शाहना बुलंदशहर से। तो सुनील त्यागी जी नमस्कार, आप कैसे हैं? आप दोनों पति पत्नी का बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, इसके बाद में AK रविंद्र सहानी करके है, लिखते हैं कितना इनकम हो जाता है प्लीज़ बताइए सर। तो भाई मैं इनकम के लिए अपने इस क्राइम स्टोरी वाले चैनल पर काम नहीं करता, मेरे और बिज़नेस हैं। मैं बहुत सारे बिज़नेस करता हूँ और इस पे बस मैं लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा हूँ, कोई इनकम वगैरह के लिए कर नहीं रहा हूँ। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, ये ट्रैक्टर रिव्यू करके लिखते हैं नमस्कार सर कैसे हैं आप? तो भाई मैं ठीक हूँ। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, आज वीडियो जल्दी कैसे डाल दिया? तो अनुज गोदारा जी, मैंने आपको रिप्लाई भी दे दिया था और कल मुझे एक शादी में जाना था, इसलिए वीडियो जल्दी डालकर चला गया था। उसके बाद में शबी खान है, लिखते हैं आपकी स्टोरी सुनाने का जो स्टाइल है शम्स सर से भी अच्छा है, यकीन मानिए। तो शबी खान जी, मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है, क्योंकि आपने एक ऐसे हस्ती के साथ में मेरा कंपेयर कर दिया जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूं। उसके बाद में फैशन डिज़ाइनर जी हैं, लिखते हैं जब दोनों दोस्त थे तो मर्डर क्यों किया? उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, ये संदेश पाटिल ऑफिशियल है, लिखते हैं हाय ब्रदर, हमारे इधर की पेड़ रायगढ़ की स्टोरी जो मैंने आपको इंस्टाग्राम पर भेजी है वो स्टोरी बताओ ना ब्रदर। तो भाई मैं देखूंगा उस स्टोरी को और उसके बाद में मैं ज़रूर से ज़रूर आपको सुनाऊंगा। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी थी ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी सुनाने में कोई गलती हो, कोई खामी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और दोस्तों कल के दिन हम लोग मिलेंगे किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को जानें और बड़ों का ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।